हेलो जिन बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल को लेकर के। और आज की अपनी जो क्लास होने वाली है वो आपके सामने देख पा रहे होंगे आप, ये पार्ट 15 है ना। इसके पहले जो आपको क्लासें पार्ट 14 तक दी गई हैं और आज की क्लास मिला करके ये सारे के सारे न्यूमेरिकल आपके पहली और दूसरी दो यूनिट से रिलेटेड थे। पहली यूनिट का आपको नाम याद होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जो दूसरा यूनिट है वो है करंट, आप इसे इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं। मतलब पार्ट 15 में आपको दो यूनिट के न्यूमेरिकल कराए गए हैं। अगर इनके औसत न्यूमेरिकल की बात करें तो अब तक की सभी क्लासों को मिला करके हमने 70 प्लस ट्रेंडिंग एकदम न्यूमेरिकल करवाए हैं और ये सब एनसीईआरटी बेस्ड थे। ठीक है, मतलब जो पिछले 2-3-4 सालों में एकदम पूछे जा रहे हैं 2020 के बाद से, और वो हर साल आने के भी चांस बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज की क्लास का अपना पहला न्यूमेरिकल एकदम बेहतरीन सा केवीएल से है। ये कल आपको पिछली क्लास में 2 या 3 न्यूमेरिकल केवीएल से करवाए गए थे। बेहतरीन न्यूमेरिकल एक सामने और है आपके। केवीएल वापस से थोड़ा सा याद दिला देते हैं आपको हम। केवीएल रूल याद होगा आपको, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ है और इसका जो फार्मूला होता है भैया वो लिखते हैं सिग्मा आई आर इक्वलेंट सिग्मा ई, है ना। मतलब प्रत्येक बात पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों का जो गुणनफल होता है उस पास के विभिन्न खंडों में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो कुछ नहीं भैया, ऐसे सवालों में बस आपको परफेक्ट पास बनाना पड़ता है। तो तुम ध्यान से देखो, तो इसमें आपको 3 पास दिख रहे होंगे, एक पास ये, एक पास ये, एक पास ये, है ना। चलो इनके नाम लिख देते हैं हम ऐसे। एक पास अपना ये मान लो, दूसरा पास ये और तीसरा पास ये। उम्मीद करते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, सुनना ध्यान से। इसको मान लो पहला पास, इसको मान लो दूसरा पास और इसको मान लो तीसरा पास। इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अब एक बार सवाल की इमेज को थोड़ा क्लियर कर देते हैं, शायद ये कम दिख रही होगी। ये 10 वोल्ट की सप्लाई लगी, यहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड I1 है और ये I1 जब पॉइंट ए पर पहुंचता है तो ये दो पाथ में चला जाता है। इस वाली लाइन में जो करंट बह रही है उसका मैग्नीट्यूड भैया I2 है और इस वाले में जो करंट जाएगी वो 100%, क्योंकि टोटल मैग्नीट्यूड करंट का I1 था तो I1 से I2 निकल करके ये करंट बचेगी I1 माइनस I2। वहीं पर जब ये करंट पॉइंट डी पर पहुंचेगी तो इस वाले पाथ में जाएगी कुछ मैग्नीट्यूड का हिस्सा, और इस वाले चूंकि सप्लाई से I3 करंट निकल रहा है तो इस लाइन में I3 ही चला जाएगा। तो इस वाली लाइन में की जो करंट होगी वो होगी I2 प्लस I3 माइनस I1 करके। वहीं पर जब इस सेल से आप चलेंगे तो यहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड I2 है, ये I2 पॉइंट बी पर पहुंच करके 2 ओम में निकलेगा I2 के रूप में और इस लाइन से I3 आ जाएगा तो इस वाले 2 ओम में 2 करंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा I2 प्लस I3, और ये पॉइंट सी पर वापस जाकर के एक हिस्सा इधर चला जाएगा और दूसरा हिस्सा इधर चला जाएगा। उम्मीद करते हैं डायग्राम में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन को लेकर के। तो पहला पास, दूसरा पास, तीसरा पास। उम्मीद करते हैं पास रूल आप सभी को याद हो गया होगा, है ना। तो बंद पास ए डी सी ए, है ना, इसमें अपना केवीएल लगाना है अपने को। तो बंद पास एडीसीए में, है ना। आपको याद होगा कुछ बातें हमने पहले ही बोल दी थी पिछली क्लास में। जब हम करंट की दिशा में चलेंगे तो करंट और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, और जब हम वही निगेटिव दिशा में चल रहे होंगे करंट की तो इसे निगेटिव लिखा जाएगा। अगली चीज, जब सेल में माइनस से प्लस चलेंगे तो ईएमएफ पॉजिटिव लिखा जाएगा, वहीं जब प्लस से माइनस चलेंगे तो ईएमएफ निगेटिव लिखा जाएगा। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो एक एक लाइन करके चलते हैं। तो हम ए से शुरू होंगे, डी तक जाएंगे, डी से सी तक जाएंगे, सी से पुनः ए तक आएंगे तो अपना एक पास कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये लिखा है 4 इंटू I1 माइनस I2, तो हम सीधा सीधा गुणा ही मार के चलते हैं ताकि पेज बचे अपना, है ना। तो 4I1 माइनस 4I2। उम्मीद करते हैं इस लाइन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब जब यहां से आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो अगर आप ये वाला एरो देख पा रहे हो तो यहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन नीचे है, पर हमें तो ऊपर जाना है। इसका मतलब हम करंट के अगेंस्ट चलने वाले हैं। जब अगेंस्ट चलेंगे तो भैया जो वैल्यू लिखी जाएगी वो तो माइनस की लिखी जाएगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव टर्म है वो माइनस हो जाएंगे और ये माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा। मतलब 2I2 माइनस का माइनस 2I3 माइनस 2I
3 और ये प्लस का 2i1 हो जाएगा, 2i1 है ना। अब वहीं से जब हम होते हुए C से A तक जाएंगे तो यहाँ 1 ओम का रेजिस्टेंस है और i1 करंट है, तो ये करंट की दिशा में रहेंगे तो हम सीधा सीधा लिखेंगे प्लस i1। और इस पूरे से सर्किट में एक ही सप्लाई लगी है जिसकी वैल्यू है 10 वोल्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं यार। देखो i1 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 तो 4i1 2i1 i1 तो 4 2 6 और 1 7, तो ये वैल्यू बन जाएगी भैया 7i1। ये क्या बन जाएगा 7i1 प्लस, प्लस लगाया माइनस, प्लस ही माइनस लगेगा भैया 7i1। अब i2 क्यों देख लो भैया, माइनस 4i2 माइनस 2i2, ये हो जाएगा माइनस का 6i2, माइनस 6i2 और प्लस वापस से माइनस 2i3 है भैया 2i3, और ये वैल्यू किसके बराबर 10 के बराबर। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। उम्मीद करते हैं ये डेटा लिखने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बात करते हैं सेकेंड पास की। सेकेंड पास का नाम है ABCA, है ना। तो अगला पास चूज करते हैं ABCA में चलना शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा भैया 4i2, ये क्या हो जाएगा 4i2, और इस तरफ से जब नीचे आएंगे तो हम करंट की दिशा में होंगे, तो प्लस ये 2 और 2 की गुणा i2 प्लस i3 में करनी, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे 2i2 प्लस 2i3, और यहां से होते हुए जब इस लाइन में एंटर करेंगे तो वापस से करंट की दिशा में होंगे, तो प्लस में लिखेंगे भैया i1, और ये वैल्यू किसके बराबर पुनः 10 के बराबर, क्योंकि सेम वोल्टेज तो इस वाले पास में भी काम कर रहा है। इसे और सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा भैया 6i2 प्लस 2i3 प्लस i1 इक्वलेंट 10, और इसे हमने बना लिया समीकरण नंबर 2। ये पहली समीकरण तुम्हारी और ये दूसरी समीकरण। अब बात करते हैं तीसरे पास की। तीसरा पास देखो भैया, तीसरा पास है अपना BCDB, है ना। तो तीसरा पास है BCDB, है ना। इसमें देखो, इसमें यहाँ की रेजिस्टेंस है 2 और ये i2 प्लस i3 करंट है, तो सीधा मार्क करेंगे 2i2 प्लस 2i3। पुनः जब हम नीचे की तरफ आ रहेंगे तो हम करंट की दिशा में रहेंगे, तो वापस से इसकी सीधा सीधा गुणा कर दो, तो प्लस 2i2 प्लस 2i3 माइनस 2i1, और इस वाली पूरी लाइन में एक भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे बराबर 5। 5 प्लस लिखा जाएगा क्योंकि ये वाला माइनस है और ये वाला प्लस है, ठीक है। तो बराबर में 5। इससे सॉल्व कर लो और थोड़ा भैया, तो i2 तो हो जाएगा 4i2, ये वैल्यू 4i2, और 2i3 तो प्लस का 4i3 और माइनस का 2i1, और इक्विवेलेंट क्या 5, और इस प्रकार ये समीकरण बन जाएगी भैया आपकी थर्ड। उम्मीद करते हैं इन तीनों समीकरणों को लिखने में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बस तुम्हें वेरिएबल ही तो सॉल्व करना है। अब अपने पास कोई जुगाड़ होना चाहिए, कोई सॉलिड मेथड होना चाहिए, तो तुम ध्यान से पहले तो एक बार समीकरण एनालाइज कर लो। अगर आपको चीजें सेम सेम नजर आ जाए तो फिर घटा जोड़ करके उन्हें कैंसिल कर दो। कुल मिला के कोशिश पहले ये करो कि एक दो वेरिएबल कम कर ले जाओ, एक किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाओ। तो तुम ध्यान से देखो, तो पहली और दूसरी समीकरण, यहाँ 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इक्वलेंट 10 है। अगर आप दूसरी समीकरण पर थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पर 6i2, यहाँ पर माइनस 6i2, क्या इन दोनों समीकरणों को अगर हम जोड़ दें तो ये प्लस और ये माइनस क्या कैंसिल हो जाएंगे, ऑफ कोर्स हो जाएंगे। तो चलो बस यही करते हैं, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड, मतलब पहली और दूसरी समीकरण को जोड़ने वाले हैं। तो चलो जोड़ते हैं फिर। तो पहली समीकरण है आपकी 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इक्वलेंट क्या 10। दूसरी समीकरण देखो ये है 6i2, ये प्लस का है तो हम उसी के नीचे लिख देते हैं 6i2, ये 2i3 भी प्लस का है, इसके नीचे लिख देते हैं 2i3, और i1 भैया प्लस का है तो हम यहाँ पे लिखेंगे i1, ये बराबर किसके 10 के। हमें इसको जोड़ना है, तो 10 10 कितना हो जाएगा 20, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 8i1, है ना। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ से i1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 20/8, 20/8। अगर आप इसे और सॉल्व करने चले जाओ तो 2.5 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। मतलब एक करंट तुमने फाइंड कर ली i1, क्या फाइंड कर ली i1। अब क्या करें,
अब ध्यान से अगर हम देखें इस I1 की वैल्यू को एक बार हम रख ले समीकरण 1 में और एक बार रख ले समीकरण 3 में। ऐसा क्यों? जब I1 की वैल्यू आप यहां रखेंगे तो जो फंक्शन आएगा वो I2 और I3 के रूप में आ जाएगा। वहीं पर जब I1 की वैल्यू समीकरण 3 में रखी जाएगी तो वापस से फंक्शन I2 और I3 के रूप में आ जाएगा। पुनः हम जोड़ घटा देंगे, आपका रिटर्न आंसर आ जाएगा। तो इस चीज को समझो। यहां पे लिखते हैं I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां रखने पर? समीकरण 1 में। समीकरण 1 आपकी ये है, तो यहाँ पर I1 की वैल्यू 2.5 रख लो भैया, है ना। तो 7 इंटू 2.5 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इक्वलेंट क्या? 10, है ना। इसे सॉल्व कर लो। 25 अट्ठे 200 होता है, 25 सत्ते 175 होता है, तो हम लिखेंगे 17.5। अच्छा थोड़ा जल्दी से सॉल्व कर देते, इस पूरे मैग्नीट्यूड को इधर ले आओ तो माइनस का 10 हो जाएगा, बराबर ये सारे उधर ले जाओ तो सब प्लस के हो जाएंगे। मतलब ये हो जाएगा 6I2 प्लस 2I3, मतलब 6I2 प्लस 2I3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी भैया 7.5। 7.5। उम्मीद करते हैं यहां तक सभी को आया होगा। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर, ये 3 था, इसे बना लो 4। इसे क्या बना लो? 4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलर फिर से क्या करो, I1 का मान उठाओ समीकरण 3 में ले आओ। तो हम यहां पे लिखेंगे I1 का मान 3 में रखने पर, कहां रखे ने? 3 में रखने पर यहां रखते हैं। I1 की वैल्यू 2.5 है, यहां पे रख दो। तो ये हो जाएगा भैया 4I2 प्लस 4I3 और माइनस 2। I1 की वैल्यू 2.5 है, तो इनटू में हम सीधे लिखेंगे 2.5, और ये सारा फंक्शन किसके बराबर है? 5 के बराबर है। इसे और सॉल्व कर लो। 4I2 प्लस 4I3, ये माइनस का है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 5 लिखा है उधर जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 5 प्लस 5, मतलब सीधा सीधा ये हो गया 4I2 प्लस 4I3 बराबर में कितना? 10। और इसे बना लो समीकरण नंबर 5। उम्मीद करते हैं सभी को यहां तक आया होगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ समीकरण 4 और समीकरण 5 पर क्या करें। ऐसा क्या अपने को दिख रहा होगा एक कोई फंक्शन कटना चाहिए, तो I2 काट ले जाओ या तो I3 काट ले जाओ। यहाँ पर I2 कितना है? 6, और यहाँ पर कितना है? 4। यहाँ पर I3 की वैल्यू 2 है और यहाँ पर I3 की वैल्यू 4 है। तो ऐसा कर, समीकरण 4 में 2 से करते हैं गुणा, 2 से करते हैं गुणा, और चूंकि ये दोनों ही फंक्शन सेम है, मतलब ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 1 से देते हैं घटा। तो मतलब समीकरण हम 4 में 2 से करेंगे गुणा, और फिर इस वाले में घटाएंगे आकर के, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करते हैं क्योंकि ये वाला तो अपने को समझ आ चुका होगा, तो ये वाली वैल्यू हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। ये सवाल बड़े होते हैं। चलो अब देखते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे समीकरण 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 इंटू 2, ठीक है। तो पहले इसका गुणा मार लो, ये हो जाएगा भैया 6I2, सॉरी 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 12I2। ये कितना हो जाएगा? 12I2 प्लस 4I3 बराबर 15। कितना? 15। इस वाली समीकरण को सीधा ऐसे ले आओ, ये हो जाएगा भैया 4I2 प्लस 4I3 बराबर 10, है ना। घटा लो, तो 12 से 4 जाएगा भैया 8I2, और ये माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा तो ये भैया 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। तो यहां से अगर हम तुमसे I2 की वैल्यू पूछें तो I2 की वैल्यू आएगी 5/8, जो कि आंसर आ भी रहा है। तो I1 की वैल्यू आएगी 20/8, I2 की वैल्यू 5/8। उम्मीद करते हैं क्लियर समझ में आया होगा। अब क्या करो, इस I2 की वैल्यू उठा करके किसी भी समीकरण में चिपका दो, चाहे समीकरण 4 में रख लो चाहे समीकरण 5 में रख लो, तो आप किसको निकाल पाएंगे? I3 को, है ना। सेम, तो हम ये वाली वैल्यू उठा करके किसी एक में रखने वाले हैं, तो लिखेंगे I2 का मान 5 में रखने पर, फिलहाल तुम कहीं भी रख सकते हो, ये याद रखना, ठीक है। आप चाहे समीकरण 4 में रख लो चाहे समीकरण 5 में रख लो, आंसर दोनों जगह से सेम आएगा। तो हम लिखेंगे 4 इंटू I2 की वैल्यू है 5/8, कितनी है भैया? 5/8 प्लस 4I3 इक्विवेलेंट में कितना? 10। तो ये हो जाएगा भैया
20 प्लस 8 चौके 32i3 बराबर में कितना 80। अगर हम 32i3 लिखें इधर तो ये 20 उधर चला जाएगा, तो 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा भैया 60। अगर हम i3 की वैल्यू लिखने जाएं तो हो जाएगा 60/32। इसे पूरा पूरा सॉल्व कर लो, 4 से काट लो तो 15 और 4 अठे 32, तो आपको i3 का आंसर मिल जाएगा 15/8 एम्पियर। उम्मीद करते हैं सारे आंसर क्लियर है। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि प्रत्येक साइड में करंट की वैल्यू बता दो, जो कि सवाल की डिमांड यही है, तो कुछ करना नहीं है, आपके पास तीनों वेरिएबल के उत्तर हैं। अब इनको रख रख के सॉल्व कर लो। जैसे अगर यहाँ पर पूछा गया i2 की वैल्यू बता दो, तो i2 की वैल्यू है 5/8, तो इस लाइन का आंसर 5/8। इस वाले में करंट है i1, तो i1 का उत्तर है 20/8, मतलब यहाँ पे 20/8 रख लीजिए। वहीं पर जब आप एडी लाइन में धारा पूछेंगे तो है i1 माइनस i2, i1 माइनस i2। i1 की वैल्यू है 20/8 और ये है 5/8, तो बोलो भैया एडी में जो धारा होगी क्या वो 15/8 हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे धारा पूछते तुमसे कितनी होगी, तो हो जाएगी 15/8, यहाँ पर हो जाएगी 20/8, यहाँ पर हो जाएगी 5/8। क्लियर, समझ में आया ना। ऐसे ही जैसे देखो ये वाली धारा का योग है i2 प्लस i3, तो i2 कितना है 5/8, i3 है 15/8, तो हो जाएगा भैया 23/8, सॉरी 20/8। कितना हो जाएगा 20/8, है ना, 15 5 20 20/8। अगर यहाँ पे की करंट देखो आप, तो i2 i3 जोड़ लो और माइनस i1 कर दो, तो ये 20/8 और माइनस i1 20/8, तो आंसर हो जाएगा 0। कितना 0, है ना, 20/8 और वो माइनस 20/8, तो ये आंसर कितना 0। वहीं पर i3 की सिंगल वैल्यू पूछे तो आंसर 15/8। उम्मीद करते हैं सवाल एकदम बेहतरीन है और आपको क्लियर समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को एक दो बार कम से कम रिवाइज करके देख लीजिए, ठीक है। चलो बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपके सामने ये है, ये कह रहा है भैया दिए गए 3 प्रतिरोधों में प्रत्येक का जो प्रतिरोध है वो 4 ओम है। तो वो जो 42 लिखा हुआ है भैया, ये एक्चुअल में ये लिखा हुआ है, वो सिंबल बनाने में ऐसा हो गया है, तो ये लिखा है 4 ओम। प्रत्येक का कितना प्रतिरोध है 4 ओम है, तथा प्रत्येक को अधिकतम 64 वाट तक की वैद्युत धारा दी जा सकती है। पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है ना। तो पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है, इसके लिए हम पहले ही फार्मूला लिख देते हैं। अधिकतम शक्ति बोले तो पी मैक्सिमम, पी मैक्सिमम कितना ले सकता है, तो देखो सवाल में आर की वैल्यू गिवन है और करंट पर भी इसने चर्चा कर दी है ना, वैद्युत धारा दी जा सकती है। तो ऐसा करते हैं, फार्मूला लगाते हैं आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, और ये आर टोटल है, ये आर टोटल है। तो आर टोटल का मतलब सर्किट का पूरा आर। इस सर्किट में ये चार आपस में है समांतर क्रम में, तो इन दोनों का भैया जो आंसर होगा वो होगा 2। उम्मीद करते समझ में आएगा कैसे, 1/4 प्लस 1/4 और ये 1/r के बराबर। तो अगर यहाँ से r निकालोगे तो 2 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो इन दोनों का उत्तर 2 आ जाएगा। ये 2 और ये 4 आपस में कौन से क्रम में है, श्रेणी। तो अगर हम तुमसे पूछे सर्किट का फाइनल आर होगा 2 + 4 मतलब कि 6 ओम। क्लियर, समझ में आया नहीं। तो आर टोटल की वैल्यू तुम्हें आ गई कितनी 6, पर सवाल में अभी आई मिसिंग है। आई मिसिंग के लिए अपने को सवाल में वैल्यू क्या क्या दे रखी उनका यूज कर लो। पुनः फार्मूला लगाओ, P बराबर आई स्क्वायर आर। यहां से अगर आई की वैल्यू लिखने जाओ तो P/R का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ध्यान से हो तो P की वैल्यू कितनी थी, पहले P की वैल्यू थी 64 वाट बटे में R कितना है 4 ओम, है ना। इसका स्क्वायर रूट करेंगे 16 आ जाएगा, मतलब ये स्क्वायर रूट 16 आ गया किसकी वैल्यू, आई की। अगर यहां से हम आई की वैल्यू निकाले तो 4 एम्पियर आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4। इस 4 को उठाइए और यहां ले आइए, तो 4 का कर दीजिए स्क्वायर, तो हो जाएगा भैया 16 × 6, मतलब जो P मैक्सिमम आएगा आपका वो आएगा भैया 96 वाट। कितना आएगा 96 वाट। मतलब ये जो सर्किट आप सामने देख पा रहे होंगे जिसमें 4 ओम, 2 प्रतिरोध समांतर में और एक श्रेणी है, ये पूरी जो शक्ति कंसीडर करेगा वो मैक्सिमम कितनी करेगा 96 वाट, 96 वाट। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल आपका ये है, ये कह रहा है यदि संलग्न परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी पर विभव बराबर है। अब पॉइंट देख लीजिए, ये पहला पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। कह रहा है पॉइंट ए और पॉइंट बी के विभव बराबर है। अब कितने लोगों को याद होगा, अपने व्हीटस्टोन कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा था, अगर एक चतुर्भुज जैसी संरचना में, हालांकि ये त्रिभुज जैसा दिख रहा होगा बट अगर इसको तोड़ दो तो चतुर्भुज जैसा ही निकल के आ जाएगा, जिसमें ये 2 साइडें और ये 2 साइडें हैं, तो समझो ये आयताकार है। कैसा है ये आयताकार है, क्योंकि एक साइड में वैल्यू ज्यादा एक साइड में वैल्यू कम है, तो हमसे आयताकार मान लेंगे। तो और एक विकर्ण पर वोल्टेज लगा कितना 5 वोल्ट, कितना लगा है 5 वोल्ट, और दूसरे वाले विकर्ण पे कोई वोल्टेज नहीं लगा, बट एक लाइन इसने बोल दी है कि विभव ए पॉइंट और बी पॉइंट पर इक्वल है।
ए पॉइंट और बी पॉइंट पर विभव क्या है, इक्वल है। जब ए और बी पर विभव इक्वल हैं, इसका मतलब है कि ये वाला जो 10 ओम होगा इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। आप सभी जानते हैं जब धारा तभी बहती है जब दो बिंदुओं के बीच उनके विभव में अंतर होता है, विभवांतर होता है। अब चूंकि यहाँ विभव में अंतर है ही नहीं, दोनों के विभव इक्वल ही हो गए, तो इस 10 ओम में कोई करंट नहीं बहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो डायग्राम है वो एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, संतुलित व्हीटस्टोन, ये कंडीशन क्या है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, और संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए तुमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, P/Q इक्विवेलेंट R/S। उम्मीद करते हैं ये याद होगा सभी को। ठीक है, ये P और जो Q है वो एक्चुअल में दो श्रेणी भुजाएं होती हैं, इसी प्रकार R और S है वो भी श्रेणी भुजाएं होती हैं। ठीक, अब सवाल की डिमांड सुनो। पहला कह रहा है भैया प्रतिरोध X की वैल्यू बता दो। ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 4 ओम है और ये X ओम है। इस X ओम की वैल्यू निकालनी है, तो ये बन जाएगा P, ये बन जाएगा Q, ये बन जाएगा R और ये बन जाएगा S। तो कुछ करना ही नहीं था। तो पहला सवाल तो बड़ा इजी है, तो हम सीधा सीधा इसको यहीं पे लगा देते हैं। P की वैल्यू बोलो सवाल में कितनी है, P की वैल्यू है भैया 5, Q की वैल्यू सवाल में है 10, R की वैल्यू सवाल में है 4 और S की वैल्यू सवाल में है X। क्रॉस करके निकाल लो, तो भैया X की वैल्यू सीधा सीधा निकलेगी 40/5 मतलब 8। X की वैल्यू कितनी निकलेगी, 8 हो। उम्मीद करते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब जहां पर आप X लिखा देख रहे हैं यहाँ का जो डेटा है भैया वो 8 ओम है। वो कितने ओम है, 8 ओम है। ठीक, अगली क्या चीज इसने पूछी है, अगला पूछा है 5 ओम में धारा, X ओम में धारा। तो यहां धारा निकालनी है और यहां धारा निकालने का मतलब यहां धारा निकालनी। आप एक बात तो सभी जानते हो, अगर हम यहां पर धारा के मैग्नीट्यूड को I मान लें, क्या मान लें, I, तो सभी को आता है कि इन दो लाइनें ये जो कि आपको समांतर नजर आ रहे होंगे, तो यहाँ पर एक एक करंट डिवाइड हो जाएगी। मान ले यहाँ पर करंट I1 है और यहाँ पर करंट I2 है, तो ये I1 करंट 5 ओम में भी होगा, यही सेम करंट 10 ओम में होगा, और जो 4 ओम में करंट होगी सेम वही करंट 8 ओम में होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस 15 ओम में वापस से करंट क्या होगी, I, जो कि I1 प्लस I2 का योग होगी। अच्छा, ये सवाल थोड़ा सा टफ है और केवल टफ हुआ है 15 ओम की वजह से। अगर ये 15 ओम इस सर्किट में ना होता तो ये सवाल आसानी से उड़ाया जा सकता था। अब जैसे हमसे पूछता 5 ओम के प्रतिरोध में धारा, अगर ये ना लगा होता तो हम सीधा सीधा लगा देते I बराबर V/R। V की वैल्यू 5 है और बटे में हम लिखते 10 + 5 15, 1/3, यानी पहली I1 की करंट 1/3 आ जाती, और सेम I2 की भी हम निकाल देते 5/8×4 12, यानी 5/12, 5/12 आंसर आ जाता। बड़ा सरल था। बट अब ये 15 ओम आ गया, इसकी वजह से सवाल कठिन हो गया। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो टोटल I निकालना पड़ेगा, फिर उस I के ही कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। समझ में आया सभी को। अब ध्यान से अगर आप देखो, अब ये अगर 15 ओम ना होता तो यही 5 वोल्ट इस पूरे बॉक्स का वोल्टेज होता। अब चूंकि ये 15 ओम आ गया, ये इसका मतलब ये वाला 5 वोल्ट 15 ओम में भी डिवाइड होगा। इसका मतलब है कि 5 वोल्ट इस सर्किट पर काम नहीं कर रहा है। अगर हम तुमसे पूछे इस 15 ओम को छोड़ करके सारे सर्किट पर वोल्टेज कितना है, तो फिर वो 5 वोल्ट तो नहीं है। 5 वोल्ट तब होता जब ये 15 ओम नहीं होता। इसका मतलब है आपको वोल्टेज भी लिखना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल करने के लिए क्या करो, सबसे पहले I टोटल निकालो और फिर पॉइंट C और पॉइंट D के बीच का वोल्टेज निकालो। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले जो वो बातें जो इसमें पूछी नहीं गई हैं। ठीक, एक एक करके समझते हैं। पहले तो टोटल R निकाल लो। एक बार तुम ध्यान से देखो तो इस वाली लाइन का जो प्रतिरोध है वो 15 है और इस वाली लाइन का जो प्रतिरोध है वो 12 है। ये 15 और ये 12 आपस में लगे हैं समांतर क्रम में, तो पहले इनको निपटाते हैं। तो 1/15 प्लस 1/12, एलसीएम ले लो 60, तो हो जाएगा 4 + 5, मतलब कि अगर हम इसका फाइनल आंसर लिखने जाएं तो हो जाएगा 60/9। 60/9 मतलब इस 15 ओम को छोड़ करके बाकी का सभी का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 60/9 होगा। सेम अगर हम यहां से R टोटल लिखें, R टोटल मतलब कि इस सर्किट का पूरा प्रतिरोध 15 ओम को मिला करके, तो आंसर आपका लिखा जाएगा 60/9 उस ऊपर की साइड का प्लस 15, तो हो जाएगा भैया 15 9 135 और 60 195, 195/9। ये आया इस सर्किट का टोटल R। क्या निकल के आया, टोटल R। सेम अब हम यहीं से I टोटल निकालेंगे। I टोटल बोलो क्या लिखेंगे, I बराबर V/R। V की वैल्यू सवाल में है 5, बटे में R की वैल्यू लिख लो,
तो 195 बटे में आर, सॉरी बटे में 9, बटे में 9 लिखने की बजाय ऊपर 9 लिख लेते हैं, तो इसे 5 से काट लो यार, तो 5 सॉरी 5 3 15 और 4 और 5 9 45, 3 से और काट लो तो 3 और ये 13। मतलब इस सर्किट की जो टोटल करंट है IT वो है भैया 3/13 एम्पियर। 3/13 एम्पियर। ये अपना कोई आंसर नहीं है, ये तो अपने आंसर करने के लिए बस जुगाड़ समझो किया जा रहा है। तो आई टोटल कितना निकला 3/13। अब बात ये है कि पॉइंट सी और पॉइंट डी के बीच वोल्टेज लिख दो, बस काम हो जाएगा आपका। तो हम लिखेंगे VCD। VCD बराबर होगा आई टोटल, क्योंकि यही आई तो पूरे से गुजर रहा है, तो V बराबर IR इंटू में R। R टोटल नहीं लिखना है, R टोटल लिखोगे तो करंट पुनः वोल्टेज वही पुराना आ जाएगा 5 वोल्ट, नहीं R अपने को लिखना है इसने बॉक्स का, यानी 15 ओम को छोड़ करके, ठीक है। तो हम लिखेंगे आई टोटल, आई टोटल आपका निकला है 3/13 इंटू आर, आर है भैया 60/9, 60/9, 3 से कट जाएगा 3 और ये 20, तो जो भैया VCD आएगा आपका वो आ जाएगा 20/13। कितना आ जाएगा 20/13। और यही वाला वोल्टेज 5 ओम में धारा निकालने में काम आएगा, 100 ओम में धारा निकालने के काम आएगा, मतलब सभी के काम आने वाला है। अब बस सवाल आपका इजी हो गया। अब ध्यान से देखो, तो उम्मीद करते हैं पहला सभी को आया होगा। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल है 5 ओम के प्रतिरोध में धारा I बराबर V/R। तो हम फार्मूला लगाएंगे VCD अपान में R। R का मतलब है कि 5 ओम में धारा, 5 ओम ये है और यहां पर तुमने करंट को I1 नाम दिया है, तो इसी लाइन का प्रतिरोध आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो VCD की वैल्यू कितनी है, VCD की वैल्यू है 20/13 और बटे में हमें R की वैल्यू गुणे में लिखनी है, तो 5 और 10 15 है ना, बस इसे सॉल्व कर लो यार। तो 5 चौके 20 और 5 तेई 15, मतलब जो I1 की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 4/39 एम्पियर। I1 कितना निकलेगा 4/39 एम्पियर। सेम टू सेम आप तीसरा वाला भी सवाल कर सकते हो, x ओम के प्रतिरोध में धारा पुनः लिखेंगे, तो यहां पर हमने करंट को माना है I2, I2 बराबर पुनः VCD/R। VCD की वैल्यू सीधा सीधा रख लेते हैं 20/13 इंटू इस वाले लाइन का प्रतिरोध, यहां भी I2 यहां भी I2, तो ये जुड़ेंगे भैया, तो 8 4 कितना 12, पुनः काटो भैया 4 से, 4 पंचे 20, 4 तेई 12, तो आपका ये आंसर निकलेगा भैया 5/39। यानी कि I1 का वैल्यू निकलेगा 4/39 और I2 का वैल्यू निकलेगा 5/39। उम्मीद करते हैं पहला सवाल तो हो गया था, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया और चौथा भी हो गया है। बैटरी से ली गई कुल धारा, तो कुल धारा कितनी होगी 3/13। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 कह रहा है बैटरी द्वारा दी गई शक्ति। बैटरी द्वारा दी गई शक्ति मतलब टोटल शक्ति निकालनी है, तो P बराबर फार्मूला सभी को आता है यार, I²R है ना। I की वैल्यू बोलो कितनी है, I टोटल लिया जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और R सॉरी बटे में 13 भी, तो 13 का स्क्वायर 169 इंटू में R टोटल ही लिखा जाएगा भैया। अब R टोटल बोलो कितना, R टोटल 195/9 है, 195/9 है, तो इस 9 से 9 मर जाएगा। इसको क्या करें क्या करें, ऐसा करो 13 से सीधा सीधा काट दो, तो 13 1 के 13, यहाँ पर 6 बचेगा 65, 13 5 65 और 13 13 169, तो 15/13। चूंकि हमने ये पावर निकाली है तो इसका जो भैया यूनिट आएगा वो भैया वाट आएगा। वो क्या आएगा वाट। उम्मीद करते हैं ये भी बेहतरीन सवाल था, एकदम एकदम मजेदार, एकदम टफ सवाल है। अगर क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर भैया नहीं लगेगा, वरना तो आसान है। ठीक, बात करते हैं आगे। अगला सवाल आपका ये है, अगला सवाल आपका ये कह रहा है कि किसी सेल से 0.6 एम्पियर धारा लेने पर उसका जो टर्मिनल विभवांतर है वो 1.6 वोल्ट हो जाता है और 0.8 एम्पियर धारा लेने पर उसका टर्मिनल विभवांतर 1.3 वोल्ट हो जाता है। सेल का वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पहला कॉन्सेप्ट आप ये याद रखेंगे कि जब भैया सेल बाय सर्किट में धारा भेजता है पहुंचाता है, उस कंडीशन में जो टर्मिनल विभवांतर होता है उसका जो वैल्यू होता है वो लिखा जाता है E-IR, और ये वैल्यू ईएमएफ से सदैव कम होता है। वहीं जब सेल डिस्चार्ज की बजाय चार्ज होता है तो ये जो ईएमएफ टर्मिनल विभवांतर होता है वो ई से ज्यादा होता है, इसका मतलब वो E+IR लिखते हैं। ठीक है, बस इसी फार्मूले को लगा दीजिए आप। तो 0.6 एम्पियर करंट है, तो हम लिखेंगे V बराबर, पहले फंक्शन के लिए लिख रहे हैं, E की वैल्यू नहीं दे रखी है, माइनस V की वैल्यू सवाल में है, V की वैल्यू सवाल में है,
कितनी है 1.6 वोल्ट, 1.6 वोल्ट। ई माइनस आई आर, ये कितना करंट है भैया 0.8, और यहाँ पे आर लिख देंगे सीधा सीधा। ये आ गई अपनी समीकरण 1। ठीक है, दूसरी बात इसने क्या बोला है यार, पहले में करंट 0.6 है, आई आर तो 0.6 आर, ये आ गया समीकरण नंबर 1। सेकेंड लाइन में इसने बोला है कि जब करंट 0.8 देता है तो वोल्ट टर्मिनल विभवांतर 1.3 हो जाता है, तो 1.3 बराबर में E माइनस 0.8 R, ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब बस कुछ जुगाड़ कर लो, यहाँ पर क्या करें, तो क्या इन्हें घटा लें, इन्हें क्या कर ले घटा लें, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.2 R। ठीक, और यहां से हो जाएगा ये 0.3। ठीक, अब यहां से अगर हम R की वैल्यू निकालने जाएं तो हो जाएगा 0.3 बटे 0.2, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा यार, तो R की वैल्यू आ जाएगी 1.5। तुमसे पूछा इस सवाल में क्या है, तुमसे पूछा है EMF बता दो और आंतरिक प्रतिरोध बता दो, तो आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम निकलेगा। अब कुछ मत करो, इस आंतरिक प्रतिरोध को उठाओ और किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, तो वैल्यू आपको E की मिल जाएगी। तो हम क्या करें, R का मान 1 में रख लें, फिलहाल आप 2 में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप चेक कर लेना आंसर रख करके। तो 1.6 इक्विवेलेंट E अपने को निकालना है, माइनस 0.6 और इनटू में R की वैल्यू है 1.6, है ना, तो E माइनस 15 छक्का होता है 90, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 0.9 हो जाएगा। ठीक है, ये 1.6 हो जाएगा। अगर मुझे E लिखना हो तो 0.9 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1.6 प्लस 0.9 तो हो जाएगा भैया 16 9 25, 2.5 वोल्ट। उम्मीद करते हैं इस वाले सवाल के भी दोनों आंसर आपको समझ में आए होंगे। ये लिखने में या दिखने में सवाल एकदम तनिक सा है, बट पैटर्न अगर आपको नहीं आया तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस पैटर्न पर फोकस करना कि क्या पूछा गया और हमें कैसे सवाल करना होता है। आज की क्लास का अपना लास्ट न्यूमेरिकल, और वो ये कह रहा है एक 1.5 वोल्ट वैद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा। तो जो भैया चीजें दे रखी उन्हें एक बार नोट कर लेते हैं। तो क्या क्या आपके सामने है, 1.5 वोल्ट ईएमएफ, ईएमएफ को भैया ई से मार्क करते हैं और ई की वैल्यू सवाल में गिवन है 1.5 वोल्ट। सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। सेल को 2.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध को लिखते हैं कैपिटल आर से, इसकी वैल्यू सवाल में है 2.9 ओम। जोड़ने पर सेल के सिरों पर आपको विभवांतर फाइंड करना है, विभवांतर को लिखते हैं V से, है ना। सेल के सिरों पर विभवांतर का अर्थ ये हुआ कि आपको लगाना होगा V बराबर आई आर। अब सवाल में डिमांड ये है कि I की तो वैल्यू है ही नहीं, तो I लिखने के लिए आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, EMF बटे टोटल R। टोटल R का मतलब होता है कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब E की वैल्यू बोलो कितनी है, E की वैल्यू है सवाल में 1.5, R की वैल्यू है 2.9 प्लस स्मॉल r की वैल्यू है 0.1, है ना। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये 1.5 और ये बटे में 3.0 आ जाएगा, सिंपल कहें तो 3 आ जाएगा, है ना। अगर हम इसे सॉल्व करने जाएं तो आ जाएगा भैया 0.5 एम्पियर। आई की वैल्यू कितनी 0.5 एम्पियर। ठीक, बस कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को उठा के लाना है बस तुम्हें। तो आई की वैल्यू बोलो कितनी है 0.5 और आर की वैल्यू सवाल में 2.9, इसे गुणा कर लो भैया, तो 29 पंचे 145 होते हैं यार, 2 अंक के बाद दशमलव लगा लो तो 1.45, मतलब जो V का फाइनल टच आएगा वो 1.45 वोल्ट आएगा, यानी जो टर्मिनल विभवांतर होगा आपका वो 1.45 वोल्ट होगा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट थी अपनी और करंट यूनिट थी इलेक्ट्रिक करंट, उस सब के न्यूमेरिकल मिलाकर के हमने पार्ट 15 में खत्म कर दिए, और जो औसत न्यूमेरिकल आपको करवाए हैं वो 70 प्लस करवाए हैं। ठीक है, मिलते हैं आप लोग को मैग्नेटिक में, मतलब मैग्नेटिक चैप्टर के न्यूमेरिकल कराएंगे, फिर उसके बाद ईएमएफ के कराएंगे, फिर उसके बाद एसी के करवाएंगे, और इसी के साथ पार्ट 1 फिजिक्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मतलब लगभग पार्ट अभी 10-15 और आएंगे और ये पहला पार्ट विद न्यूमेरिकल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।